जब वीसी किसी कंपनी इन्वेस्ट करता है तो वीसी वैल्यूएशन कैसे करता है और ये वीसी मेथड होता क्या है? तो जब वेंचर कैपिटल को एक फर्म है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है तो वो अपना एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको वेंचर कैपिटल मेथड बोलते हैं। अब वेंचर कैपिटल मेथड की ये इस तरह का एक मेथड है जिसके अंदर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन निकालते हैं। एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है जिसको किंग ऑफ वैल्यूएशन बोलते हैं, डीसीएफ, डिस्काउंट कैश फ्लो। तो वो मेथड क्यों नहीं यूज करते वीसीज? अब आपने जिक्र किया कि DCF क्यों नहीं लगाते हैं या फिर बाकी मेथड क्यों नहीं लगा रहे हैं हम लोग, तो आप ये सबसे पहले समझो कि एक ऐसा स्टार्टअप जो आज की डेट में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कोई नंबर उसके पास अवेलेबल नहीं है, कोई हिस्ट्री उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस बेसिस में आप क्या करेंगे? वीसी क्या करते हैं, वो अपने एंगल से उसको इवैल्यूएट करते हैं। अपने एंगल से इवैल्यूएट करते हैं मतलब मुझे एज अ वीसी कितना रिटर्न चाहिए, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम्स करना है। जब वीसी किसी कंपनी इन्वेस्ट करता है तो वीसी वैल्यूएशन कैसे करता है और ये वीसी मेथड होता क्या है? आप यहाँ पे एक समझो कि जब इन्वेस्टर, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वीसी की, वेंचर कैपिटल मेथड। तो जब वेंचर कैपिटल को एक फर्म है वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है तो वो अपना एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको वेंचर कैपिटल मेथड बोलते हैं। अब वेंचर कैपिटल मेथड आप समझिए कि ये इस तरह का एक मेथड है जिसके अंदर आप फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन निकालते हैं। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये मेथड है इसके ग्राउंड्स क्या हैं और क्यों वीसी जो होते हैं इस तरह के मेथड के लिए जा रहे हैं। अब देखो कि हो क्या रहा है कि अगर वीसी के बिज़नेस को हम समझें, उनका बिज़नेस क्या है? उनका बिज़नेस है कि आपके पास कुछ फंड है और आप उसको किसी स्टार्टअप में या किसी कंपनी में लगाना चाह रहे हैं, ठीक है? अब जब आप फंड को लगाना चाह रहे हैं तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आप उस बिज़नेस को रन करना चाह रहे हैं। बेसिकली आप ये करना चाह रहे हैं कि मैंने अगर आज की डेट में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया तो ये मेरा 100 रुपीज़ कितने टाइम में जा कर के 200, 300, 400 या 500 होगा। तो यानी कि जब वीसी इन्वेस्ट करने जा रहा है तो उसके माइंड में एक मल्टीपल चलता है कि हाँ, मुझे अगर मान लीजिए कि मैं 10 कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो 10 कंपनीज़ में मेरा क्या एक्सपेक्टेशन होगा। हर कंपनी में ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी में आपको ऐसा लगे कि ये कंपनी मेरा जो वैल्यूएशन है या मेरे जो रिटर्न है वो 2 टाइम्स कर देगा या 3 टाइम्स कर देगा मेरी इन्वेस्टमेंट को, या 4 टाइम्स कर देगा। तो अगर आपने ऐसा 10 कंपनीज़ में लगाया है तो हर कंपनी के लिए आपका एक मल्टीपल होगा, ठीक है? अब यानी कि आपने इन्वेस्ट करने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस कंपनी से एग्ज़िट कब लेना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक वीसी आज की डेट में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है और उसका टारगेट ये है कि 5 साल में जा कर के उसको अपनी रिटर्न को 5 टाइम्स कर देना है। तो यानी कि अगर मान लीजिए जब 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करने के बाद जब उसके 500 हो जाएगा तो उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्ज़िट कर लेना, क्योंकि उसके बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना इज़ द बिज़नेस। ओके। उस टाइम पे जाकर के ऐसा हो सकता है कि इस बिज़नेस से पैसा निकाल के किसी दूसरे में इन्वेस्ट करें, ठीक है? तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि फ्यूचर के किसी नंबर को टारगेट लेकर के वैल्यूएशन हो रही है, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग वीसी मेथड की बात कर रहे हैं तो हम फ्यूचर के किसी नंबर के ऊपर एग्ज़िट लेने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं और उस एग्ज़िट के बेसिस के ऊपर ही हमारे सारे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं। ये तो हो ओके। गया पहला पॉइंट। सेकंड चीज़ ये है, पहले तो ये हो गया कि फ्यूचर ड्रिवन है। सेकंड चीज़ क्या है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने एक व्हीकल डिसाइड किया है, यानी कि एक कंपनी डिसाइड किया है जिसके अंदर आप ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जो कंपनी है आज की डेट में आप उसके अंदर 100 अगर आप डाल रहे हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि 5 साल बाद ये कंपनी का वैल्यूएशन 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि कंपनी के ऊपर फोकस रख के एक मल्टीपल सेट किया जाता है या फिर एक इन्वेस्टर जो है अपने माइंड में ये कैलकुलेशन बनाता है कि हाँ, अगर मुझे 5 टाइम्स जाना है तो मैं कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। तो वो एक नंबर स्टार्टिंग से ही उनके माइंड में रहता है, उसी बेसिस पे वो फंडिंग भी करते हैं, ठीक है? ओके। तो ये हमारे 2 एस्पेक्ट हो गए, ठीक है? लास्ट एस्पेक्ट इसमें क्या है कि ठीक है, आपने ये डिसाइड किया कि ये कंपनी आज की डेट में सपोज़ 100 रुपीज़ वर्थ की है और 5 साल बाद इसकी जो वर्थ है कुल मिला कर के सपोज़ 500 हो जाती है, ठीक है? तो जो 500 है, उस 500 को मैं अगर आज की डेट पे डिस्काउंट करके वैल्यू लेके आऊँगा, ठीक है? तो मेरा क्या वैल्यूएशन होगा? दैट इज़ द वैल्यूएशन डिराइव्ड फ्रॉम द मेथड ऑफ व्हाट वी कॉल द वीसी मेथड, ओके। ठीक है? तो सबसे पहला क्या है कि एक टारगेट डिसाइड होगा, उसके बाद उस कंपनी की वैल्यूएशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाली जाएगी और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उसका एग्ज़िट वो लेना चाहेगा,
उस एग्जिट नंबर के बेस के ऊपर आज की डेट में डिस्काउंट करके वैल्यू निकाली जाएगी। जो वैल्यू निकाली जाएगी वो हमारा वीसी मेथड से कैलकुलेशन वैल्यूएशन मानी जाएगी, ठीक ओके है। तो दैट इज एक्चुअली द वीसी मेथड। ओके, ये तो समझ में आ गया वीसी मेथड हो गया। बट जब वीसी उस मेथड को यूज़ करता है तो यूजली जैसे हमें जैसे एज यूजल हमने और भी पॉडकास्ट में किया है कि डीसीएफ एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है जिसको किंग ऑफ वैल्यूएशन बोलते हैं, डिस्काउंट कैश फ्लो। तो वो मेथड क्यों नहीं यूज़ करते वीसीज? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जब वीसी मेथड की हम बात करेंगे तो आप सबसे पहले समझो कि हम कहाँ लगा रहे हैं इसको। हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के ऊपर लगाते हैं। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास कोई भी हिस्टोरिकल नंबर अवेलेबल नहीं है। अब आपने जिक्र किया कि डीसीएफ क्यों नहीं लगाते हैं या फिर बाकी मेथड क्यों नहीं लगा रहे हैं हम लोग, तो आप ये सबसे पहले समझो कि एक ऐसा स्टार्टअप जो आज की डेट में कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, कोई नंबर उसके पास अवेलेबल नहीं है, कोई हिस्ट्री उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस बेसिस में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप अगर एक रियलिस्टिक नंबर पे पहुंचना चाह रहे हैं तो आपको क्या देखना होगा। एक तो एंगल ये है कि ये कंपनी अगर प्रोडक्ट बना रही है तो इतने ईयर्स के अंदर जा करके क्या क्या रेवेन्यू जनरेट करेगी, तो लेकिन वो प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है, ठीक है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि ये कंपनी जब रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट करेगी तो कैश फ्लोज कितने आएंगे, वो कितना प्रेडिक्टेबल होंगे नहीं होंगे, ठीक है, उनके चांसेस ऑफ कन्वर्जन कितना है नहीं करना है, रादर देन डूइंग दिस वीसी क्या करते हैं, वो अपने एंगल से उसको इवैल्यूएट करते हैं। अपने एंगल से इवैल्यूएट करते हैं मतलब ठीक है, कंपनी जो करेगी करेगी, ठीक है, वो तो फिल्टर प्रोसेस में हो गया। मुझे एज अ वीसी कितना रिटर्न चाहिए, मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम्स करना है। आज मैं अगर मान लीजिए कि 100 करोड़ में डाल रहा हूँ किसी कंपनी के अंदर, तो वो 100 करोड़ अगर मेरा टारगेट है 300 करोड़ पहुँचने का, तो मैं ये नहीं देख रहा कि ये कंपनी जो है कितने टाइम में क्या करेगी क्या नहीं करेगी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि 100 से 300 जाना है, तो मेरा तो एग्जिट 300 का है, ठीक है। अब इस 300 के बेसिस पे आई विल डिसाइड वेदर आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट, ठीक है। तो जब आपके पास प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज नहीं है, अब एक तरीका तो ये है कि मैंने कैश फ्लोज ले लिए, जो स्टार्टअप है उससे नंबर ले लिए, लेकिन वो अगर अर्ली स्टेज कंपनी है तो उसके अंदर प्रेडिक्ट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब मुझे ये पता है कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्जन या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ नॉट दैट मच हाई, तो आई कैन नॉट रिलाई ऑन दोज नंबर्स। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले तो डीसीएफ की अगर आप बात कर रहे हो, तो जो नंबर्स आएंगे, रेवेन्यूज़ आएंगे आपके, उसमें भी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है। जब प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत कम है प्लस नंबर ऑफ अजम्पशंस जो कि डीसीएफ में लगाई जाती हैं, तो अजम्पशंस प्लस अजम्पशंस, तो जो वैल्यूएशन निकल के आएगी वो काफ़ी वेग हो जाती है और वीसी के बिजनेस के साथ वो मैच नहीं होती है। Unless until you have stable cash flows, you have high probability of converting your efforts into revenues and other numbers, तब तक जो VCs होंगे वो ये कोशिश करेंगे कि ऐसे मेथड्स ना यूटिलाइज करें जिनके अंदर मुझे चांसेस ऑफ सक्सेस कम दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रादर देन अप्रोचिंग द स्टार्टअप, दे डायरेक्टली स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द एग्जिट मल्टीपल। तो वो अपने एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हाँ, इतना मल्टीपल अगर मुझे कन्वर्ट करके दिया तो उस बेसिस के ऊपर कितना वैल्यूएशन मेरा निकल के आता है, तो मैं उतना वैल्यूएशन इस कंपनी को दूंगा। तो रादर देन वीसी इस चीज़ पे फोकस करे कि कैश फ्लोज किस तरह से आएंगे या बाकी चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोकस करता है उनका कि एग्जिट कितने पे मुझे चाहिए, मुझे मिलता है या नहीं मिलता है, पहला पॉइंट। सेकंड चीज़ ये कि जो कंपनी हमारा टारगेट है, जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस कंपनी के स्केलेबिलिटी के चांसेस कैसे हैं। अगर स्केलेबिलिटी दिखाई देती है तो वो उस पे ज़्यादा फोकस करेगा रादर देन कि हाँ नंबर्स क्या आ रहे हैं या क्या आ सकते हैं, वो एस्पेक्ट में नहीं जाएगा। और थर्ड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये देखेगा कि जो मैं कंपनी को एक्वायर करने जा रहा हूँ या जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसका मार्केट साइज़ क्या है। तो ऑल टुगेदर विजन चेंज हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन नंबर्स given by the startup or the company on the basis of all the assumptions, they will go by the realistic numbers. For example, scalability, सिमिलर कंपनीज की स्केलेबिलिटी क्या है, मार्केट साइज़ किस तरह का है, ठीक है, और मेरे को एग्जिट कितने में चाहिए। तो बेसिकली फोकस वहाँ पे रहता है। ओके, एंड इसके व्हाट क्या स्टेप्स होते हैं वीसी मेथड्स के, जो मेजर स्टेप्स होते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप तो जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले एक एग्जिट मल्टीपल डिसाइड किया जाता है। अब एग्जिट मल्टीपल किस बेसिस पे वो निकालता है कि वो बेसिकली ये देख रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के मल्टीपल्स आज की डेट में चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन एबिटा या एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन सेल्स के जो कुछ मल्टीपल्स हैं, उस बेसिस के ऊपर
कंपनी यानी कि वीसी जो है वो ये डिसाइड करेगा कि मुझे कितने नंबर पे जा कर के एग्जिट लेना है, ओके। ठीक है। तो सबसे पहले वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि एग्जिट क्या होगा, हम्म। ठीक है। सेकंड ये डिसाइड होता है कि मेरा टारगेट रिटर्न है कितना। अगर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है, कंपनी है, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन हो कि मुझे 60% से लेकर के 80% के आसपास मुझे इसके ऊपर रिटर्न चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए वही अगर ग्रोथ स्टेज में कंपनी है तो मे बी दे आर एक्सपेक्टिंग 20% 30%, तो वो वीसी टू वीसी मैटर करता है, डिपेंड करेगा कि उनका इंटरनल जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से डिफाइंड है। उस बेसिस के ऊपर उनके कुछ क्राइटेरिया हैं कि ठीक है, अगर मुझे अर्ली स्टेज में है तो 50 60 70% के करीब मुझे रिटर्न में चाहिए। अगर मान लीजिए ग्रोथ स्टेज में जा रहा है तो हो सकता है 30% के ऊपर 40% पे भी वो सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप रहेगा कि वो डिसाइड करेगा कि मुझे रिटर्न कितना चाहिए इसके अंदर। ओके। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए। थर्ड, जब आपका रिटर्न भी डिसाइड हो गया, रिटर्न इसलिए डिसाइड हुआ है ताकि आप डिस्काउंटिंग आप कर सकें, ठीक है। अगर मान लीजिए 30% आप रिटर्न उसमें चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि जो आपका मल्टीपल है यानी कि जो आप डिस्काउंटिंग फैक्टर लगाना है आपको 30% के हिसाब से लगाना है, ठीक है। तो वो आप डिस्काउंटिंग करके आज की वैल्यूशन आप निकाल लेंगे तो एक नंबर आपका निकल के आएगा कि हाँ, ये जो है इस कंपनी का वैल्यूशन इतना निकल के आता है, ठीक है। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप इसके अंदर क्या होगा कि जब आपको वैल्यूशन समझ में आ गया, ठीक है, फिर आप ये देखेंगे कि मैं इन्वेस्ट कितने करने वाला हूँ, ठीक है। सपोज करिए वैल्यूशन जो है 100 करोड़ का निकल के आया और आपको 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरे को 10% इक्विटी इस केस में चाहिए, ठीक है। ओके। तो ये लास्ट स्टेप में जाकर के डिसाइड हो जाता है कि हाँ, इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए कितना मुझे इक्विटी मिलने वाला है। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेप। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे वर्क करता है इसमें? तो एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझ लेते हैं, सपोज़ करिए कि आप कोई कंपनी है जिसके अंदर इन्वेस्ट होना है और वीसी का एक टारगेट है कि हाँ, मुझे इसके अंदर जो एग्ज़िट है मुझे 100 करोड़ पे लेना है। तो एग्ज़िट मेरा डिफ़ाइन हो गया। सेकेंडली उनके इंटरनल स्ट्रैटेजी के हिसाब से या उनका जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मुझे इसके ऊपर 40% रिटर्न चाहिए, तो आपका कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग रेट भी सेट हो गया। ओके। और उनका जो टेन्योर है जो इन्वेस्टमेंट का, आप मान के चलिए कि वो 5 ईयर्स है। तो अगर आप इसमें जैसे 100 करोड़ वो लेके आप टारगेट को लेकर के 40% डिस्काउंटिंग 5 ईयर्स तक आप लगाएंगे, तो लगभग आप मान के चलिए लगभग 18 और 19 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 18.6 करोड़ के करीब आपका एक नंबर निकल के आ रहा है, ठीक है। तो 18.6 करोड़ के करीब आपका एक वैल्यूशन निकल के आ गया उस कंपनी का। अब आप ऐसे समझिए कि आपको वैल्यूशन कंपनी का पता है कि हाँ 18.6 करोड़ आ रहा है, और जो वीसी है उसको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मान लेते हैं कि वो लगभग 7.5 करोड़ के करीब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे 7.5 करोड़ उनका इन्वेस्टमेंट है और 18.6 के करीब उनका जो वैल्यूशन आ रहा है, उस बेसिस पे देखें तो लगभग 40% इक्विटी ओके। कंपनी को वीसी को देनी पड़ेगी। तो ये एक एक्सपेक्टेशन बेसिस के ऊपर सारा चल रहा है और एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वीसी मेथड इन दिस केस। तो आप मान के चलिए कि जो मैंने आपको नंबर्स बताए उसके बेसिस के ऊपर एक रफ कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि हाँ इस तरीके से नंबर्स चलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जिट वैल्यू होती है, उसके बाद एक डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, फिर एक वैल्यूशन निकल के आ जाती है, और वैल्यूशन निकलने के बाद जितना इन्वेस्टमेंट आप डालना चाह रहे हैं उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि मुझे कितना इक्विटी मिलेगा, और उस बेसिस के ऊपर ये ट्रांजेक्शन आगे मूव करती है। ओके। तो इसमें रिस्क फैक्टर कितना होता है वीसी मेथड में? देखिए इसमें सबसे पहला क्या है कि जैसे कि मैंने बोला कि एग्ज़िट मल्टीपल उसमें पहले एग्ज़िट डिसाइड हो रही है कि हाँ एग्ज़िट कितने पे लेना है। तो कई बार क्या होता है कि देखो अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर कंपनी चल रही है, वीसी अगर चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्ज़िट जो है बहुत हाई नंबर पे लेके चले। तो सबसे पहला रिस्क तो ये है कि जो एग्ज़िट नंबर है वो ओवर एस्टिमेशन हो गया है, तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क जो है इसमें नज़र आता है, ओके। ठीक है। सेकंड इसके अंदर क्या है कि देखिए जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसके अंदर जनरेट हो रहा है या फिर जो एक्सपेक्टेशन है वीसी की, जैसे कि मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बोला 40%, तो 40% पे आपका वैल्यूशन ऑल टुगेदर डिफरेंट निकलेगा एज़ कम्पेयर टू इफ़ वी टेक 35% और मे बी 45%। तो एक एक परसेंट के मूवमेंट से वेरिएबिलिटी बहुत हाई आ जाती है, ठीक है। तो क्या अजम्पशन लेना है क्या नहीं लेना है, और इंटरनल पॉलिसीज़ प्लस स्टार्टअप का जो विज़न है, उन सब पॉइंट के बेसिस के ऊपर एक परसेंटेज ली जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ओके। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, और सेंसिटिविटी इसके अंदर होने की वजह से जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट इसके अंदर है देखिए टाइम, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बोला 5 ईयर्स, 5 अब years। 5 ईयर्स ना होकर के 7 ईयर्स है या 5 ईयर्स ना होकर 3 ईयर्स है, तो उस वजह से पूरा वैल्यूशन चेंज हो जाएगा,
ठीक है, सारे नंबर्स बदल जाएंगे, सारा थ्योरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम्म, तो उस केसेस के अंदर वीसी का जो डिसीजन मेकिंग वो भी ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा, और जो स्टार्टअप जिसमें इन्वेस्टमेंट आनी है हो सकता है कि उसको भी उसमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव नज़र आए, तो वो डिसीजन उस पर डिपेंड करेगा। तो थर्ड रिस्क इसके अंदर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फोर्थ इसके अंदर रिस्क ये होता है कि देखिए इन सब मैटर के अंदर, इस पूरे के पूरे मेथड के अंदर जो चीज़ मिस हो जाती है वो डाइल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूशन मतलब क्या है कि कितना परसेंटेज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो डाइल्यूशन नंबर आपका वैल्यूएशन के बेस के ऊपर डिसाइड हो रहा है। तो वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहता है, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स जब आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में जब आप डाइल्यूशन तक आएंगे या फिर कितना इक्विटी स्टार्टअप को देना पड़ेगा, तो वो काफ़ी अनसर्टेनिटी हाई हो जाती है। तो ये सारे के सारे रिस्क के अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो नंबर्स हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। ओके। एंड एक और चीज़ है, जैसे जैसे आपने बताया 5 years का उसने अपना टारगेट लिया कि इस 5 years में एग्जिट हो जाऊंगा। अगर माइट बी कंपनी या स्टार्टअप या उतना प्रॉफिट नहीं निकाल पाती है, तो उस टाइम वीसी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है? उसको कंटिन्यू रहना चाहिए या फिर उसको एग्जिट ले लेना चाहिए? देखिए ऐसा होता है कि वीसी का बिजनेस ऐसा है कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर मान लीजिए उसके पास 100 करोड़ का फंड है, तो वो 100 करोड़ का 100 करोड़ एक कंपनी में नहीं डालेगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में वो क्या लगाया। करेगा कि आप जब अगर मान लीजिए 10 कंपनीज है, तो हो सकता है 10-10 करोड़ को 10 कंपनीज में डाले, तो उसका रिस्क भी उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके। क्योंकि अगर 10 कंपनीज में इन्वेस्ट उसने किया है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई ना कोई एक कंपनी तो चलेगी ना। ओह। अब जितना ज़्यादा अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बेटर रिजल्ट देंगे, तो आप देखो स्टार्टअप सिस्टम में क्या होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट जा रही है तो कोई कंपनी नहीं चल रही, जैसे कि आपने बोला कि 2 या 3 साल में मान लो वैनिश हो गया, नहीं चल रहा है बिजनेस, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है कि वो बाकी सबके रिटर्न्स को भी कवर करके दे दे। तो दैट इज़ द बिजनेस ऑफ वीसी। आप देखो ना 5 टाइम रिटर्न अगर 5 साल के अंदर अगर कोई वीसी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा 100 करोड़ का 500 करोड़ हो जाएगा, तो ऐसा कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर 100 का 500 हो जाता है? एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो स्टार्टअप वाले उसमें यही है कि आप एलिमिनेशन रिस्क कैसे कर सकते हैं कि वो अपने अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कंपनीज़ के अंदर, और उस बेसिस के ऊपर वो ये मान के चलते हैं कि हाँ 10 में से आप 4, 5, 6, 7 भी अगर मान लीजिए नहीं चली, तो बाकी बचे हुए 3 भी हैं, आपका जो है वो रिटर्न जो है वापस ला के दे देंगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके। और इस मेथड को हमें कब अवॉइड करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए वीसी मेथड को? देखिए ऐसा है कि जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप हैं हम्म। उनके अंदर आप इनको लगा सकते हैं, लेकिन मैच्योर कंपनीज़ हैं या फिर आप ऐसा स्टार्टअप है जिसके अंदर ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं कैश फ्लोज, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड करें, आप इसको बाकी मेथड्स के साथ मिक्स करके लगाएं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको अगर स्टेबल कैश फ्लोज मिल रहे हैं, तो आपने इसको एज अ मेथड, वन ऑफ द मेथड यूटिलाइज़ कर दिया, लेकिन आप इसके साथ DCF को भी लगाएं, आप इसमें स्कोर कार्ड को भी लगाएं, आप इसके अंदर CCM CTM लगाएं, मार्केट अप्रोचेस में चले जाएं, ठीक है। मे भी किसी किसी केस के अंदर आपको एसेट अप्रोच में जाकर के भी मेथड लगाने पड़े। तो अगर आपके पास स्टेबल कंपनीज़ हैं या फिर स्टेबल कैश फ्लोज वाली कंपनी है, प्लस उनके जो कैश फ्लोज हैं प्रेडिक्टेबल हैं, तो ऐसे सिनेरियोज़ के अंदर ज़रूरी है कि आप इस मेथड को लगाएं, लेकिन इसको प्रायोरिटी पे ना लगाएं। इसको लगाने का देखिए यही एक प्रिंसिपल रहता है कि ऐसी कंपनी में हम लगा रहे हैं जिनके मुझे कैश फ्लोज के बारे में सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ वीसी अपने एंगल से देखता है। लेकिन अगर एक कंपनी है या स्टार्टअप ऐसा है जिसका मुझे पता है कि आज की डेट में उसका 1 करोड़ का टर्नओवर है और जिस तरह से वो चल रहा है अगले साल उसका टर्नओवर 3 करोड़ होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप इस मेथड को ना लगाएं तो बेहतर होगा, ठीक है। और अगर आप लगाएं तो इसको आप मार्केट अप्रोचेस के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। और डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते वीसी मेथड को? नहीं देखिए डायरेक्टली यूज़ होता है, लेकिन होता क्या कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको मार्केट अप्रोचेस के साथ मर्ज कर देते हैं, ठीक है। मार्केट में किस तरह से नंबर चाहिए और वीसी की एक्सपेक्टेशन क्या है, प्लस हम कई बार DCF के अंदर जाके भी जो टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ हम एग्जिट मल्टीपल्स के अंदर इसके जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जिट है इन्वेस्टर की, तो वो यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने से क्या होगा कि जो रिजल्ट निकल के आएंगे, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन भी कंप्लीट हो जाती है, प्लस मार्केट सिनेरियो भी जस्टिफाई हो जाते हैं, प्लस जो स्टार्टअप है या फिर जो कंपनी है उसकी एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल हो जाती है। तो आप ये समझिए कि वो परफेक्ट ब्लेंड बनता है। दैट इज़ द राइट अप्रोच टू अप्लाई। Okay, sir, thank you so much for giving us insightful information. I hope you're enjoying the show. For more information, please visit our website purevalleyglobal.com and keep watching Pure Valley Talks. Thank you so much.